कहानी की शुरुआत में हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो न जाने कहां से इस समुद्र में बहकर इस आइलैंड पर पहुंच जाती है। शायद वह किसी शिप में या किसी प्लेन में ट्रेवल कर रही होगी जो यहां पर क्रैश हो गया है। लेकिन इस पूरे आइलैंड में वह बिल्कुल अकेली नहीं थी, क्योंकि उसे अपने सामने एक लाश दिखती है जो कि उसके साथी जॉन की थी और वो भी समुद्र में बहकर आया था। अब उसे देखकर जीन को लगता है कि शायद वो अभी जिंदा है, लेकिन जब वह उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो कब का मर चुका है। यह देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को घसीट करके किनारे तक ले आती है। वहां से उसे साइड में रखकर कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह जगह इतनी सुनसान थी कि उसे अब डर लगने लगा। अब वह फैसला करती है कि आइलैंड की ओर अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्या पता उसे वहाँ कुछ मिल जाए। तभी उसे एक पेड़ पर एक झोला लटका हुआ दिखता है, जिसके अंदर देखने पर उसे बहुत सी चीजें मिलती है, जिसमें एक मेडिसिन भी थी जिसकी डेट 99 की थी, यानी कि यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया था या फंसा था और इसका सामान यहीं छूट गया। अब उसको और खंगालने पर उसे कुछ और भी चीजें मिलती है, जिसमें माचिस भी थी जिसे वो साथ रख लेती है ताकि आगे काम आ सके, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल काम आग जलाना। वो थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जिसके अंदर बहुत बड़ा सा होल था। अब उसे देखकर वो थोड़ी चैन की सांस लेती है, क्योंकि आज की रात वो उसी के अंदर सोकर गुजार सकती है और खुद को सेफ भी रख सकती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और अभी तक उसे कोई भी खाने का सामान नहीं मिला था, इसलिए उसे ऐसे ही भूखा पेट सोना पड़ता है। सोने के लिए उसने वही सूखा पेड़ का सहारा लिया था। अब एक रात गुजरने के बाद वो अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती है जॉन की लाश में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसलिए वो उसे कैसे भी करके बदबू को रोकना होगा, वरना उसकी बदबू से यहाँ पर कई जंगली जानवर भी आ सकते हैं। वो भी देखती है कि किनारे पर मछलियाँ आ गई हैं, जिसमें से एक उसे शार्क दिखाई देती है, लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी दूसरे मछली ने खा लिया था। वह उन पड़ी हुई मछलियों को अपने पास रख लेती है, क्योंकि अभी उसे समुद्र के अंदर जाकर मछली पकड़ने तो नहीं आता। इसी दौरान उसकी नजर कुछ दूर बनी पर पड़ती है। जब वह करीब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोगों की कब्र बनी होती है, जो शायद उन्हीं लोगों की हो सकती है जिनकी उन्हें यहाँ पर सामान मिला था, या फिर यहाँ पर रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों को भी हो सकती है। यह कुछ कह नहीं सकते कि ये किसकी कब्र है। उन कब्र को देखने के बाद जॉन का ख्याल आता है और वो उसे भी वहीं दफन कर देती है, क्योंकि यह जगह उसके लिए सही थी। जिसके बाद वह अपनी पकड़ी हुई मछलियों को साफ करती है, लेकिन वो सड़ चुकी थी और बहुत ही ज्यादा बदबू मार रही थी। कुछ न होने की वजह से उसे वो खाना ही पड़ता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई चारा ही नहीं है। ये रात भी जैसे तैसे गुजर जाती है। उसने आग भी जला ली थी जिसके साइड में वो लेट जाती है, पर जब उसकी अगले दिन आँख खुलती है तो जॉन की कब्र को देखती है तो उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी अनजान चीज ने उसके लाश को वहां से बाहर निकाल लिया था और उसे ऐसे ही कच्चा खा लिया था, क्योंकि वहां पर हर तरफ खून ही खून पड़ा था। एन सोचती है कि असल में ऐसा कौन कर सकता है, क्या ये किसी इंसान का काम है या फिर किसी जानवर का। लेकिन उसकी सुई एक चीज पर आकर रुकी हुई थी, ये जानवर का ही काम हो सकता है, क्योंकि उसकी लाश यहाँ बहुत ही बदबू मार रही थी। अब यहाँ जेन को दिमाग में उसे जानवर का ख्याल आ रहा था कि कहीं उस पर भी हमला ना कर दे, इसलिए वो अपने सेफ्टी के लिए लकड़ी को काट कर रख लेती है और उसे सामानों में मिले चाकू को उसके आगे लगाकर अपने पास रख लेती है और नुकीला कर लेती है, जिसके सहारे से वो बैठ जाती है और वो पूरी रात उसी जानवर का इंतजार करती रहती है, कहीं वो दोबारा आए तो उसे मार सके या फिर उसे देख ले कि वो कितना बड़ा है। जिसके बाद उसे आगे क्या करना है ये वो फैसला ले सकती है। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और वह जानवर नहीं आता। अगले सुबह उसकी नजर समुद्र में बहती हुई एक सूटकेस पर पड़ती है, तो वह उसे लेने के लिए वो तैर कर उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस आती है। लेकिन इसी वक्त उसे पानी में महसूस होती है, उसे लगता है कि शायद कुछ फंस गया है। वो नीचे जाकर उसे हटाने की कोशिश करती है, तभी उसे अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसकी गहराई बहुत ही डीप थी। अब ऐसी कोई चीज जब उसने पहली बार देखा था, जिसकी वजह से वो डर जाती है और वह तुरंत बाहर आ जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है। जब वो उस बैग को खोलती है, उसमें कुछ बच्चों के कपड़े और जूता मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। उसमें कुछ फोटोज भी थी जिस फैमिली का यह बैग था और उनके बैकग्राउंड में यही आइलैंड का फोटो था, यानी कि जिसकी यहाँ कब्र है वो इन्हीं लोगों की होगी और वो लोग यहाँ पर आकर फंस गए होंगे और फिर एक एक करके मर गए होंगे। लेकिन क्या सच में उन्हें बचाने नहीं आया या फिर कोई और वजह थी। फिर से रात हो जाती
जाती है और वो आग जलाती है और फिर लोगों के सामानों को एक एक करके देखना शुरू करती है और तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई देता है जो उसके ऊपर से गुजरती है। उस आँख खुल जाती है और वो अपने साई लेयर को छोड़ देती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है क्योंकि वो प्लेन जा चुका था। लेकिन जब वो लेयर नीचे गिरने लगता है उसे परछाई में किसी बड़ी सी चीज को देखने को मिलता है जो किसी बहुत ही भयानक और किसी क्रिएचर जैसी लग रही थी। फिर तुरंत जिन ने आइलैंड के अंदर जाने लगती है ताकि वह आग को बुझा सके, क्योंकि उससे वह क्रिएचर उस तक अट्रैक्ट हो सकता है और वह उस तक पहुंच सकता है। आग बुझाने के बाद वो कोने में जाकर छुप जाती है। अब यहाँ वो देख पाती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ चुका है, क्योंकि उसने भी जेन को देख लिया था। पर यहाँ जेन की किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर छुप गई थी। अब अगले दिन जब सोकर उठती है तो वो उन्हीं फोटोज को दोबारा देखने लगती है जिसमें एक बच्चे के पीछे किसी तरह की कोई चमकती आकृति दिखाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि जो कल जिन ने देखा था वह सच था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ रहना उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके दिमाग में आता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। अब यहाँ पर उसने इस सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट को रख लिया था और फिर उसके ऊपर बैठकर वो खत्म होने वाली समुद्र को पार करने वाली थी। लेकिन यह मुमकिन तो नहीं था, क्योंकि बीच में जाते ही उसका सूटकेस पलट जाता है और वो गुस्से में पानी से बाहर आ जाती है। अब इसी तरह अंधेरी रात आती है और उसी रात पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है, क्योंकि क्या पता वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आए। और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर दोबारा आता है तो पेड़ के ऊपर कई सारे वार करता है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाती है। अगले दिन जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसने तो पेड़ की धज्जियां उड़ा दी है और उसे समझ आ जाता है कि ये क्रिएचर कितना ताकतवर और खतरनाक है और अब यह पेड़ बिल्कुल सोने लायक नहीं बचा। उसने कुछ मछलियों को चारा बनाकर बड़ी सी मछली को पकड़ लिया और फिर वह मछली को पेड़ पर लटका देती है ताकि आज वो यहाँ पर आए तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए। और ऐसा ही होता है। वो आता है और उस मछली को खाकर चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन जब सो के उठती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी मछली नहीं है। लेकिन तभी उसे समुद्र में उसके ही साथी की लाश मिलती है जो कि सड़ चुकी थी। वह उसे घसीट कर किनारे पर लाती है और उसको उस पेड़ पर टांग देती है ताकि आज रात भी वह बच सके। लेकिन आखिर कब तक खुद को क्रिएचर से बचाती रहेगी। फिर से रात होती है और जेन ने अपने लिए एक गड्ढा खोद रखा था जिसके अंदर वो लेट जाती है। तभी वह क्रिएचर आता है और उस बॉडी को खाने लगता है। जिन ने पहली बार उस क्रिएचर को इतने करीब से देखा था। वह बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, लेकिन हमने अभी तक उस क्रिएचर को नहीं देखा है। पर जेन को देखकर लगता है उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गई है। तभी वह उसके ऊपर से गुजरता है और जेन उसके पैर को देख लेती है, लेकिन वह चुपचाप लेटी रहती है बिना कुछ आवाज करे। अब अगले दिन उसे उसकी हाइट का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो अपने लिए एक झूला बना दी है ताकि उस तक पहुंच न सके। उसने दो पेड़ों के बीच में कपड़े को बांध दिया था और आज रात वह उस पर ही गुजारने वाली है। लेकिन आज वह अपनी मौत को बहुत करीब से देखने वाली है। जब इस रात वह आता है तो जेन की झूले को देख लेता है। जब वह उसके करीब नहीं पहुंच पाता तो उस पेड़ को ही उखाड़ना शुरू कर देता है, जिसे जेन जमीन पर गिर जाती है और वह पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वह फिर भी पकड़ लेता है और अपने घर यानी पानी ले जाने की कोशिश करता है। वह उसे बार बार पटकता है, लेकिन सही मौके पर जेन उसके शरीर में अपना बनाया हुआ हथियार घुसा देती है, जिसे उसे छोड़कर भाग जाता है। और इसी तरह एक और सुबह आती है। जेन अपने पैर पर हुए जख्म को देखती है जो बहुत ही तकलीफ दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ उसे एक लाइफ बोट दिखती है जो उसकी ही दो दोस्त थे जो उस क्रैश प्लेन के बाद जिंदा बच गए थे। अब वह उन्हें देखकर जिन बहुत ज्यादा खुश होती है, उन्हें गले से लगाती है क्योंकि कोई तो यहाँ पर आए और सहारे के लिए, वरना तो यहाँ पर अकेली फंसी हुई थी। और उन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिलती है। वह उन्हें कुछ खाने के लिए दे देती है, फिर उन्हें क्रिएचर के बारे में बताती है और वो कहती है कि हमें उस बोट से वापस जाना चाहिए। जब तक हम इस आइलैंड पर रहेंगे हमारी जान के लिए खतरा है। लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते और कहते हैं कि हमने समुद्र में भटकते हुए बहुत समय निकाल लिए हैं, तब जाकर हम इस आइलैंड पर पहुंचे हैं भूखे प्यासे। इतनी मुश्किलों के बाद हम दोबारा समुद्र में नहीं जाएंगे। तब फोटोस को भी दिखाती है जिसके पीछे वो क्रिएचर था, लेकिन वो फिर भी उसके बात मानने को तैयार नहीं थे। जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना बोट लेके यहाँ से भाग जाए। जब वो दोनों दूर एक साथ में बैठे रहते हैं तो उनकी बोट को पानी में ले
ले जाने लगती है, लेकिन उतने में उसका दोस्त उसे देख लेता है और एलिस उस पर हमला कर देता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और अब तो रात भी हो चुकी है और जीन को ऐसे खुले में बैठने का हश्र पता था कि उसकी मौत है, इसलिए वह उनसे कहती है मेरे हाथ खोल दो और फौरन आइलैंड की ओर जाओ। लेकिन वह उसकी कहा सुनने वाले थे, पर कुछ ही देर बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी। जब एलिस वॉक के लिए आइलैंड के किनारे पर जाती है तभी वो क्रिएचर बिना कुछ आवाज करे उसे पानी के अंदर उठा ले जाता है। उसकी चीख सुनकर क्रिश्चियन फौरन भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर उस क्रिएचर को तो आज का खाना मिल चुका था, इसलिए वो वापस नहीं आता। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो देखती है कि क्रिश्चियन डर के मारे अभी भी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर चुका था। वह उसे समझाती है कि क्रिएचर सिर्फ रात में ही पानी से बाहर आता है, इसलिए तुम्हें फौरन नीचे आना ही होगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके तुरंत निकलने वाले हैं। अब उसको समझ में आ जाता है, इसलिए क्रिश्चियन मान जाता है और सभी सामानों को इकट्ठा कर लेता है, जिसमें कुछ खाने पीने का भी सामान था। जिसके बाद वह बोट को पानी में उतारते हैं, पर उसमें जेन को खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के थे, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं दोनों ने किसी इंसान को नहीं खा लिया है खुद को जिंदा रखने के लिए। पर वह उसे इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन को फिर से क्रिएचर पानी के अंदर नीचे दिख जाता है, जो उनके बोट के पास ही घूम रहा था। वो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में वो क्रिएचर बोट के ऊपर आ जाता है और वो जेन को खींचकर पानी के नीचे ले जाता है। अब यहाँ वो क्रिएचर की पूरी झलक देख पाते हैं, जो किसी इंसान की तरह ही था। यहाँ जीन अपने पास रखे चाकू से उसे लगातार वार करना शुरू कर देती है, जिसे वह छोड़ देता है, लेकिन इतने में क्रिश्चियन भी नीचे आ जाता है और जीन को बचाने के लिए, और इसी का फायदा उठाकर वह उस पर हमला कर देता है और फिर उसे एक बड़े से हॉल में ले जाता है। और इसी हॉल को जीन ने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसी हॉल से वो क्रिएचर हर रात बाहर आता है और ये क्रिएचर जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकता है। अब जेन सबसे पहले तो तैरकर वहां से वापस उसी आइलैंड पर आती है जहां उसने शुरुआत की थी। कितने दिन गुजारे थे, पर उन दोनों की जाने से वह बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब वो फिर से अकेली पड़ गई है। कम से कम उनके होने से हिम्मत तो मिल रही थी, लेकिन इतने दिनों से एक बात तो समझ आ गई कि उसे उस क्रिएचर से लड़ना होगा, उसे मारना होगा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। इसलिए वह एक ट्रैप बनाने की सोचती है, जिसके लिए सबसे पहले तो कुछ लकड़ियों को नुकीला करती है, क्योंकि उससे वह खुद को सेफ रख पाएगी। लेकिन वो लकड़ियां ज्यादा शार्प नहीं होती और इसलिए वो उन कब्रों को खोदती है और उसके अंदर जो कंकाल मिलता है उनकी हड्डी को, उसकी धार को और तेज करती है। अब यहाँ जेन को देखकर समझ गए होंगे कि अब वो पहली वाली जेन नहीं, उसके अंदर जो डर था वो पीछे छोड़ ही दी है। अब वह कुछ सूखी लकड़ी को चारों ओर बिछा देती है, क्योंकि वह उसके दिमाग में था क्रिएचर को आग में जलाकर मारेगी। सब कुछ पूरा होने के बाद उसे बस रात का इंतजार था। रात होती है और वह फिर से क्रिएचर वापस आता है, लेकिन इस बार जीन तैयार थी। वह चुपके से आग जला देती है, जिससे कि चारों ओर आग जल जाती है। जिसके बाद वो एक एक करके छिप छिप कर वार करती है, क्योंकि वो आग से डर रहा था। लेकिन अचानक उस घेरे से बाहर आ जाता है और जीन पर उल्टा हमला शुरू कर देता है, लेकिन तब तक जीन ने उस पर कई वार कर दिए थे, जिसकी वजह से वो कमजोर हो चुका था और घायल होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वह उसके गले को काट देती है और अपने दोस्तों का बदला लेती है।